नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारा स्रोत है विक्टर फ्रैंकल के विचार और अनुभव, जिन्हें अक्सर अर्थ की खोज में नाम से जाना जाता है। हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक बहुत ही प्रभावशाली किताब और विचार। बिल्कुल। और हमारा मुख्य सवाल आज ये है कि क्या भयानक पीड़ा, मतलब ऐसी मुश्किलें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके बीच भी जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद खोजा जा सकता है? हाँ, और फ्रैंकल के नाजी यातना शिविरों के अनुभव, वो इसके लिए एक बहुत ही क्या कहें, शक्तिशाली आधार प्रदान करते हैं। सही कहा। तो आज हम बस उनके दर्शन को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस घोर अंधकार में, उस निराशा में भी इंसान ने कैसे उद्देश्य पाया। और क्या वो समझ आज हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए कुछ मायने रखती है? हाँ, यही सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रैंकल के उन अनुभवों से। वो दुनिया जहाँ इंसानियत लगभग खत्म कर दी गई थी, सब कुछ छीन लिया गया था। हम्म। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर एक उम्मीद की लौ जलती रही। कैसे? ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। फ्रैंकल हमें ले जाते हैं यातना शिविरों की उस सच्चाई में, अकल्पनीय पीड़ा, जहां कैदियों के नाम नहीं थे, सिर्फ नंबर थे। हाँ, पहचान छीन ली गई थी पूरी तरह। भूख, ठंड, बीमारी, क्रूरता, ये सब रोज की बातें थीं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातना, जिसका मकसद ही था इंसान की आत्मा को कुचल देना। बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल में फ्रैंकल ने कुछ ऐसा देखा जो चौंकाने वाला था। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि कुछ कैदी, जिनकी बाहरी हालत उतनी ही खराब थी जितनी बाकियों की, वो फिर भी अपनी एक आंतरिक गरिमा, एक उम्मीद और एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखने में कामयाब रहे। अच्छा, मतलब बाहरी हालात के बावजूद? हाँ, ये कैसे हुआ? जब बाहर सब टूट रहा था, तो अंदर क्या था जो मजबूत रहा? यहीं पर विक्टर फ्रैंकल का जो मूल सिद्धांत है लोगोथेरेपी, वो सामने आता है। लोगोथेरेपी। हाँ, ये मनोविज्ञान का एक स्कूल है जो मानता है कि इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा वो न तो सुख है, जैसा फ्राइड ने कहा, और न ही शक्ति, जैसा एडलर ने कहा, बल्कि वो है अपने जीवन में अर्थ खोजना, मीनिंग। अर्थ, मीनिंग। फ्रैंकल कहते थे कि दुख तो जीवन में आएगा ही, उससे बच नहीं सकते। सही बात है। लेकिन बिना मतलब का दुख वो सहा नहीं जाता, असहनीय होता है। पर अगर दुख का कोई मतलब समझ आ जाए, अच्छा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सहने की ताकत मिल जाती है। तो ये अर्थ, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। बिल्कुल, ये वो चीज है जो सबसे खराब हालत में भी इंसान को बिखरने से बचा सकती है। लेकिन ये सवाल फिर आता है कि ये अर्थ आता कहाँ से है, खासकर तब जब बाहर सिर्फ निराशा ही दिख रही हो। हाँ, अच्छा सवाल है। और लोगोथेरेपी बाकी दृष्टिकोणों से थोड़ी अलग भी है, क्योंकि ये भविष्य पर फोकस करती है। भविष्य पर? कैसे? मतलब ये ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देती कि आपकी समस्याएं अतीत में कहां से शुरू हुईं, बल्कि ये पूछती है कि आप आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को क्या अर्थ देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देखते हैं। ये एक एक्टिव खोज है। अच्छा, तो ये पैसिव नहीं है, इंतजार नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रैंकल समझाते हैं कि अर्थ कोई हमें देता नहीं है। हाँ, बिल्कुल, इसे खोजना पड़ता है, खुद अपनी परिस्थितियों के अंदर ही। और ये खोज, वो कहते हैं, अक्सर बड़ी चीजों में नहीं मिलती, नहीं। बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों में, कामों में। हाँ, जैसे शिविरों में शायद किसी मरते हुए साथी के पास चुपचाप बैठ जाना, या अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी और को दे देना जो ज्यादा जरूरतमंद है। कितना मुश्किल रहा होगा वो। यकीनन। या फिर बस उस क्रूरता के सामने अपनी इंसानियत को बनाए रखने का फैसला। फ्रैंकल ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा मायने रखने वाले पल अक्सर बहुत मामूली दिखते थे। जैसे रोटी बांटना। हाँ, वो रोटी बांटना सिर्फ पेट भरना नहीं था, वो इंसानियत को जिंदा रखने का एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। और वो उदाहरण भी है ना स्रोत में, कि कैसे एक कैदी सिर्फ इस उम्मीद पे जिंदा रहता है कि युद्ध के बाद वो अपने परिवार से मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, वो भविष्य की तस्वीर, वो मिलने की आशा, वही उसके लिए आज के नर को सहने लायक बना देती है। सही कहा, वो उम्मीद उसका सबसे बड़ा अर्थ बन जाती है, चाहे उसे पता भी ना हो कि परिवार जिंदा है या नहीं। हाँ, वो एक अंदरूनी ताकत बन जाती है। और यहीं पर जो सबसे दिलचस्प बात है, जो फ्रैंकल के दर्शन का कोर है, वो ये है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, एक आखिरी इंसानी आजादी हमेशा बची रहती है। कौन सी आजादी? उन हालात के प्रति अपना रवैया चुनने की आजादी, एटीट्यूड। रवैया, एटीट्यूड। हालात शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, बिल्कुल नहीं थे शिविर में, लेकिन उन पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं,
उन्हें क्या मायने देते हैं, ये हमारा चुनाव है। ये है वो आंतरिक स्वतंत्रता जिसके बारे में फ्रैंकल बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो दिमागी जगह है जहां आप तय करते हैं कि बाहर जो हो रहा है उसका आप पर क्या असर होगा। हालात नहीं बदलेंगे शायद, पर आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, वो पूरी तरह आपकी है। उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई गार्ड, कोई बीमारी। कोई नहीं, यही फ्रैंकल का कहना था। ये सुनने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, रवैया चुन लो, लेकिन उन हालातों में इसे प्रैक्टिस करना वो तो अकल्पनीय लगता है। मुश्किल तो था, यकीनन, लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि ये स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। जिम्मेदारी किस तरह की? जब हम ये मानते हैं कि हाँ, हम अपना रवैया चुनने के लिए आज़ाद हैं, तो फिर हम अपने दुख के लिए सिर्फ बाहरी चीज़ों को दोष देना बंद कर देते हैं। अच्छा। हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया, हमारा सामना करने का तरीका, वो हमारे हाथ में है। फ्रैंकल ने देखा, शिविर में कुछ लोग थे जो पूरी तरह टूट गए, जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे। लेकिन कुछ और भी थे जिन्होंने अपनी पीड़ा को गरिमा से सहा, दूसरों की मदद की, अपनी इंसानियत बचाए रखी। चुनाव उनका था। हाँ, चुनाव उनका था, आसान नहीं था, रोज का संघर्ष था, पर संभव था। फ्रैंकल इस बात पर भी जोर देते हैं ना कि हर व्यक्ति को जीवन के कुछ बुनियादी सवाल पूछने चाहिए खुद से। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जीवन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, या इन हालात में मेरा क्या कर्तव्य है। मैं इस चुनौती का सामना कैसे करूं ताकि मेरे जीवन का कोई अर्थ बना रहे। हाँ, और ये सवाल सिर्फ यातना शिविर के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम सबके लिए हैं। जब भी मुश्किलें आती हैं, बीमारी, नौकरी जाना, किसी अपने को खोना। बिल्कुल, ये सवाल हमें दिशा दे सकते हैं। तो फ्रैंकल के अनुभव हमें दिखाते हैं कि जिम्मेदारी और चुनाव, इनके जरिए इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात से भी ऊपर उठ सकता है। हाँ, और एक गहरी अंदरूनी स्वतंत्रता पा सकता है। सोचिए जब किसी से सब कुछ छीन लिया जाए, आजादी, घर, परिवार, नाम तक, तब भी एक चीज बचती है, अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो ये सिर्फ दुख सहने की बात नहीं है, ये दुख को गरिमा और उद्देश्य के साथ जीने का तरीका चुनने की बात है। अच्छा। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि शिविर में सबसे ज्यादा टूटने वाले लोग वो थे जिन्हें लगता था कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, भविष्य एकदम अंधेरा है। और जिनके पास कोई अर्थ था। हाँ, जो किसी न किसी अर्थ से जुड़े रहें, चाहे वो भविष्य की उम्मीद हो, कोई अधूरा काम जिसे पूरा करना है, या किसी प्रियजन की याद, उनमें जिंदा रहने की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत थी। तो इसका प्रैक्टिकल पहलू क्या है? मतलब आज की जिंदगी में से कैसे उतारें, कहाँ से शुरू करें? क्या कोई बड़ा मकसद ढूंढना है? नहीं, फ्रैंकल का संदेश बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातों का इंतजार मत करो। अच्छा। अर्थ अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा होता है। उन्होंने मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए थे अर्थ पाने के। 3 रास्ते कौन कौन से? पहला, कुछ रच कर या कोई काम करके, क्रिएटिव वर्क या कोई भी काम। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी व्यक्ति से प्रेम करके। इसमें प्रकृति की सुंदरता हो सकती है, कला हो सकती है, गहरे मानवीय रिश्ते हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है उस दुख के प्रति हमारा रवैया जिसे हम बदल नहीं सकते। अनिवार्य दुख। अच्छा, दुख के प्रति रवैया। हाँ, जब हम दुख को साहस से, गरिमा से और दूसरों की चिंता करते हुए सहते हैं, तो वो दुख भी अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब दुख को भी मीनिंग दिया जा सकता है? बिल्कुल, आपके रवैये से। तो शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे अपने काम को अच्छे से करना। हाँ। अपने रिश्तों को समय देना। हाँ। ध्यान देना। बिल्कुल। कोई शौक है तो उसे पूरी लगन से करना। या मुश्किल समय में भी हिम्मत बनाए रखना, हार न मानना। हाँ, ये सब अर्थ पैदा करने के तरीके हैं। इरादे के साथ जीना, अपने चुनावों के प्रति जागरूक रहना, यही कुंजी है। और अंत में फ्रैंकल का जो निष्कर्ष है वो बहुत शक्तिशाली है, उम्मीद से भरा है। हाँ, वो यही कहते हैं कि जीवन किसी भी हालत में कभी भी अर्थहीन नहीं होता। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। दर्द, नुकसान, पीड़ा, ये जीवन की सच्चाइयां हैं, दुखद हैं, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव अनुभव नहीं है। तो फिर क्या है? फ्रैंकल इन्हें साहस, करुणा, सहानुभूति और आंतरिक मजबूती, रेजिलियंस, उसे खोजने और विकसित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। अवसर, दुख में अवसर। हाँ, ये वो पल हैं जब हम अपनी सबसे गहरी इंसानी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें जी सकते हैं। जब हम जीवन में अर्थ ढूंढ लेते हैं और उसे अपना लेते हैं, तो निराशा पर काबू पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम निराशा और नाउम्मीदी पर विजय पा सकते हैं।
ये हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। फ्रैंकल ने बार बार कहा क्या कहा? कि दुख अपने आप में तब तक दुख नहीं रहता जब तक उसे अर्थ मिल जाता है। अच्छा, मतलब अर्थ मिलते ही दुख बदल जाता है? हाँ, उसका अनुभव बदल जाता है, भले ही बाहरी स्थिति वही रहे। और शायद सबसे जरूरी बात, जब हम मुश्किलों का सामना गरिमा और उद्देश्य से करते हैं तो हम अनजाने में ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा? हाँ, हमारा जीवन, हमारी हिम्मत, वो देखकर शायद दूसरों को भी अपने जीवन में अर्थ खोजने की प्रेरणा मिले। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि हम अपने दुखों को सिर्फ झेलते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे विकसित होते हैं। फ्रैंकल का साफ संदेश है कि सीखना, विकसित होना और यहां तक कि दुख के जरिए बेहतर इंसान बनना संभव है। तो इसके फायदे तो साफ है। निराशा से उभरना, हाँ, मुश्किलों से गुजरकर ज्यादा मजबूत बनना, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। बिल्कुल। और अपने जीने के तरीके से शायद अनजाने में ही दूसरों के लिए एक मिसाल बनना। सही कहा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? विक्टर फ्रैंकल के इन अनुभवों और विचारों से निकलने वाला मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी, सबसे मुश्किल हालात में भी जीवन का अर्थ खोजना संभव है। आसान नहीं है, पर संभव है। हाँ, संभव है। और एक बार वो अर्थ मिल जाए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, वो एक गाइड बन सकता है, एक शक्ति। हाँ, जो हमें न सिर्फ जिंदा रहने में मदद करती है, बल्कि गरिमा और उद्देश्य के साथ जीने की ताकत भी देती है। जैसा फ्रैंकल कहते हैं, लगता है ये सीधे स्रोत से ही है। सबसे गहरे अंधेरे में भी अर्थ मौजूद है। इसे खोजें, इसे थामें और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दें। बहुत खूब कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। ये गहराई से समझना कि अपने जीवन का अर्थ खोजने की जिम्मेदारी आखिर में हमारी अपनी है। और ये कि हर हालत में अपना रवैया चुनने की आजादी हमारे पास हमेशा है। हमेशा। ये एहसास हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, निराशाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनके प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? अच्छा सवाल है। क्या हम उन्हें सिर्फ रुकावटें देखेंगे या उनमें अर्थ खोजने और खुद को विकसित करने के मौके भी तलाशेंगे?